नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में। आज हम आपके लिए जीके के अत्यंत ही 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा वीडियो को लाइक करिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप 25 के 25 प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। दोस्तों चलिए हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पोलियो रोग का कारण है। बताइए दोस्तों, यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो तुरंत कमेंट करके बताइए कि पोलियो रोग का कारण है बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या कोई कीट। बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर वायरस। पोलियो रोग का कारण क्या है? वायरस है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है जो आरआरबी, जी हाँ दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर वह प्रक्रिया है जिससे, बताइए कि रेफ्रिजरेटर वह प्रक्रिया है जिससे कीटाणु मर जाते हैं, कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है, कीटाणुओं की कार्य क्षमता रुक जाती है, ये कीटाणुओं का प्लाज्मा बन जाता है। बताइए इनमें से कौन सा सही जवाब है। यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि रेफ्रिजरेटर वह प्रक्रिया है जिससे, जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, रेफ्रिजरेटर वह प्रक्रिया है जिससे कीटाणुओं की कार्य क्षमता रुक जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न है, पेस मेकर का कार्य। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि यदि आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या रफ कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाए कि पेस मेकर का कार्य है। बताइए आपको अगर इसका जवाब मालूम है तो बताइए कमेंट करके कि पेस मेकर का कार्य है मूत्र बनाने का नियमन, पाचन क्रिया का नियमन, दिल की धड़कन का प्रारंभ करना या श्वसन क्रिया का प्रारंभ करना। बताइए कि पेस मेकर का कार्य है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। तीसरा इज द राइट आंसर, दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेस मेकर का कार्य है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न एसएससी में पूछा जा चुका है कि सेमी कंडक्टर का उदाहरण है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि सेमी कंडक्टर का उदाहरण है जर्मन सिल्वर, जर्मेनियम, फास्फोरस या आर्सेनिक। बताइए यदि, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है कि सेमी कंडक्टर का एक उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर जर्मेनियम। सेमी कंडक्टर का उदाहरण है जर्मेनियम। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और पाँचवें नंबर का प्रश्न है, ना चिपकने वाला खाना बनाने की बर्तनों में कौन सा लिप चढ़ा होता है। बताइए कि कौन सा। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। यहाँ तक कि आरबी ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ना चिपकने वाला खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है। बताइए। जी हाँ दोस्तों, कौन सा लेप चढ़ा होता है। जो बर्तन होते हैं हमारे जिनमें वो खाना चिपकता नहीं है, ऐसे बर्तनों में किसका उपयोग किया जाता है? पीवीएस का, ग्रेफाइट का, टेफ्लॉन का या सिलिकॉन का। बताइए यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट करके बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर टेफ्लॉन का। ना चिपकने वाला खाना बनाने या पकाने वाले बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? टेफ्लॉन का लेप चढ़ा होता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और छठवें नंबर का प्रश्न है जो यूपी पीईटी में पूछा जा चुका है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है। बताइए कि गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है। इस समय तो गोबर गैस का निर्माण विद्युत का निर्माण करने में भी होने लगा है। तो बताइए आपकी गोबर गैस में प्रमुखतः क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या मीथेन। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर मीथेन। गोबर गैस में प्रमुखता से क्या होता है? मीथेन होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा वीडियो को लाइक करिएगा ताकि ऐसे ही आपको हर रोज़ मज़ेदार वीडियो मिलते रहें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 7वें नंबर का प्रश्न है, सिरके का मुख्य अंग होता है। बताइए यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट करके बताइए। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में दोहराया जा चुका है कि सिरके का मुख्य अंग होता है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, सैलिक एसिड या ऑक्जिलेटिक एसिड। बताइए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, सिरके का मुख्य अंग होता है एसिटिक एसिड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 8वां प्रश्न है जो यूपी टीईटी में पूछा गया प्रश्न है। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, हर बार किसी न किसी, ये विज्ञान का पोर्शन है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। यूपी टीईटी में पूछा हुआ प्रश्न है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? लोहे का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का या आयोडीन का।
जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर आयोडीन का। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे स्टैंडिंग वीडियो हर रोज आपको मिलते रहें। हमारा अगला और 9वें नंबर का प्रश्न है कि न्यूनतम ज्वलनशील रेशा फाइबर होता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि न्यूनतम ज्वलनशील रेशा फाइबर होता है नायलॉन, पॉलिएस्टर, कपास या टेरेलिन। बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, न्यूनतम ज्वलनशील रेशा कपास होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 10वां प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है। बताइए दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जानते हो ना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? जब हाथ टूट जाता है तो जो लगाया जाता है, मूर्तियों बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो बताइए कमेंट करके यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है। निर्जलीकरण की प्रक्रिया, जल योजना द्वारा अन्न हाइड्रेट बनाना, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया या रिडक्शन प्रक्रिया। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न आपको देखने को मिले कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर रिडक्शन प्रक्रिया। रिडक्शन प्रक्रिया बहुत जरूरी है प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमाने के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 11वें नंबर का प्रश्न है कि NaOH, जी हाँ दोस्तों, NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके बताइए कि NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम है कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, सोडा एस या सोडियम हाइड्रोक्साइड। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर कास्टिक सोडा। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम है कास्टिक सोडा, यानी कास्टिक सोडा को ही हम NaOH कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, यह रफ कॉपी में नोट कर लीजिए। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में दोहराया जा चुका है कि निम्नलिखित में से किडनी स्टोन पथरी में क्या पाया जाता है। बताइए कि निम्नलिखित में किडनी स्टोन यानी पथरी में क्या पाया जाता है? सोडियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम एसीटेट। बताइए कि पथरी में क्या पाया जाता है, यानी क्या होता है पथरी, आखिरकार क्या होता है पथरी। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर कैल्शियम ऑक्सीलेट। कैल्शियम ऑक्सीलेट हमारा पथरी होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला और 13वें नंबर का प्रश्न है, बोन एस में क्या होता है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट करके कि बोन एस में क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, फास्फोरिक एसिड, कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम हाइपोफास्फेट। बताइए कमेंट करके। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर कैल्शियम फास्फेट। बोन एस में क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 14वें नंबर का, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये इसका आंसर तो आपको मालूम ही होना चाहिए। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाक से बताइए कि हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है। बताइए दोस्तों, जो आपने गुब्बारे देखे होंगे जिनको छोड़ देते हैं, कुछ गुब्बारे ऐसे होते हैं जिनको छोड़ देंगे तो वो गुब्बारे ज़मीन पर गिर जाएंगे, लेकिन कुछ गुब्बारे ऐसे होते हैं जो ऊपर की ओर उड़ते हैं, उनको हाथ में पकड़ना बहुत जरूरी है। यदि आपके हाथ से छूटे तो वो ऊपर आकाश में उड़ जाते हैं। तो बताइए ऐसे गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऐसे गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। तो ऐसे गुब्बारों में हीलियम गैस क्यों भरी जाती है, यही हमारा प्रश्न है। बताइए कि हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? उनका परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसलिए वायु से हल्की है, इसलिए वह जल के अवयवों में से एक है, इसलिए वह एक उत्कृष्ट गैस है, इसलिए। बताइए दोस्तों यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट करके। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर वायु से हल्की है, इसीलिए गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि वह वायु से हल्की होती है। यदि आप मुंह से वायु को जो है गुब्बारे में भर देंगे तो वो उसमें वजन हो जाता है, जिसके कारण वो ज़मीन में गिर जाता है। लेकिन हीलियम गैस बहुत हल्की होती है, वह वायुमंडल में आकाश की ओर जाता है, ले जाता है गुब्बारे को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 15वें नंबर का प्रश्न है कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। बताइए दोस्तों यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है 100%, 80%, 75%, 60%। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर 75%। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात कितना होता है? 75% होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 16वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है कि बताइए सदिश राशि नहीं है। इनमें से जो राशियां दी गई हैं, 4 राशियां दी गई हैं, वेग, त्वरण, मंदन और ऊर्जा।
तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। वेग है, त्वरण है, मंदन है या ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर ऊर्जा। ऊर्जा हमारी सदिश राशि नहीं है, ऊर्जा हमारी अदिश राशि है। बाकी तीनों राशियाँ हमारी सदिश राशियाँ हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 17वें नंबर का प्रश्न है, पीतल एक मिश्र धातु। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। हम केवल वही प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं जो एग्जाम में पूछे गए होते हैं। हमें ऐसे प्रश्न लेकर कभी नहीं आते जो पूछे ना गए हों। हम अधिकतर उन्हीं प्रश्नों को लेकर आते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या आगे उनके पूछे जाने की संभावना है। तो आप बताइए कि पीतल एक मिश्र धातु, कई बार एग्जाम में सीटेट में पूछा जा चुका प्रश्न है ये। बताइए, तांबा एवं जिंक का मिश्र धातु है, तांबा एवं टिंक का मिश्र है, तांबा एवं निकिल का मिश्र है या तांबा एवं क्रोमियम का मिश्र है। बताइए, पीतल एक मिश्र धातु है। जी हाँ दोस्तों, पीतल एक मिश्र धातु है, तांबा और जिंक का। तांबा और जिंक का मिश्र धातु है पीतल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 18वें नंबर का प्रश्न है, कोशिका में ऊर्जा का निर्माण होता है। बताइए, कोशिका में ऊर्जा का निर्माण कहाँ से होता है? प्लाज्मिड से होता है, यानी कोशिका। देखिए, हर जीव को जो जीवित है उसको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हम अपनी ऊर्जा की पूर्ति भोजन के माध्यम से करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। लेकिन कोशिका को एनर्जी यानी ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कोशिका में ऊर्जा का निर्माण कहाँ से होता है? प्लाज्मिड से, माइक्रोकांडिया से, सेल वॉल से या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए। देखिए, प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। आप 2 या 3 बार प्रश्न को जरूर पढ़िए, इसके बाद ही आंसर दीजिए, क्योंकि जब तक आपने सही से प्रश्न नहीं पढ़ा आप गलत जवाब ही देंगे। कम से कम प्रश्न को एग्जाम हॉल में हो या हमारे वीडियो में कम से कम आप 2 से 3 बार प्रश्न को जरूर पढ़िए। इसका राइट आंसर है दूसरा, माइक्रोकांडिया। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोकांडिया ही कोशिका को एनर्जी प्रदान करती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 19वें नंबर का प्रश्न है कि जीवाणु के आविष्कारक हैं। बताइए, यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि जीवाणु के आविष्कारक कौन है? लेजरबर्ग और टाटम, लुवेनहॉक, रॉबर्ट कोच या लुईस पाश्चर। बताइए, यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि जीवाणु के आविष्कारक हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, लिवेनहॉक ने ही जीवाणुओं की खोज की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 20वें नंबर का प्रश्न है कि पैलियोंटोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, पैलियोंटोलॉजी किससे संबंधित है? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है आपके अगले एग्जाम में देखने को मिले ये प्रश्न। बताइए, यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि पैलियोंटोलॉजी किससे संबंधित है? जीवाश्मों के अध्ययन से, जीवन का अध्ययन से, मिट्टी के अध्ययन से या उपयुक्त सभी से। बताइए, यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि पैलियोंटोलॉजी किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, जीवाश्मों के अध्ययन से। पैलियोंटोलॉजी जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है। आपके लिए एक प्रश्न है, आप बताइए हाइड्रोपोनिक्स विधि। हाइड्रोपोनिक्स विधि क्या होती है? बताइए, यदि आपको कमेंट करके बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि हाइड्रोपोनिक्स विधि क्या होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आपको हर रोज मिले। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 21वें नंबर का प्रश्न है कि उल्लू रात में स्वच्छंद उड़ते हैं क्योंकि इनमें होते हैं। बताइए, यदि हम चाहें तो हम क्या रात में घूम टहल सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें रात में दिखाई नहीं देता। लेकिन उल्लू रात में स्वच्छंद तरीके से यानी स्वतंत्र रूप से उड़ सकता है। इसका मतलब है कि उसे रात में दिखाई देता है। लेकिन क्यों? रेटिना में केवल सल्काएं होती हैं इस कारण, समंजनीय पुतलियां होती हैं इस कारण, विटामिन ए की कमी के कारण या रेटिना में केवल शंकु के कारण। बताइए, यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि उल्लू रात में स्वच्छंद रूप से यानी स्वतंत्र रूप से उड़ पाते हैं क्योंकि इनमें, जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर है, क्योंकि इनके रेटिना में केवल सल्काएं पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला वो 22वें नंबर का प्रश्न, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए। यह आपके एग्जाम में अगले एग्जाम में पूछा ही जाने वाला प्रश्न है एक तरह से, कि डायस्टोल के समय होता है। यदि बताइए आपको इसका आंसर मालूम है कि डायस्टोल के समय होता है, रुधिर हृदय से निकलता है, रुधिर हृदय में आता है, रुधिर नीलय में आता है या रुधिर फेफड़े से आता है। बताइए, डायस्टोल के समय रुधिर कहाँ से आता है? रुधिर हृदय से आता है या रुधिर हृदय से निकलता है या रुधिर नीलय में आता है या रुधिर फेफड़े से आता है? जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, डायस्टोल के समय रुधिर हृदय में आता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 23वें नंबर का प्रश्न है, अमीबा गति करता है। बताइए, यदि आपको इसका आंसर मालूम, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए कि अमीबा गति करता है फ्लैजेला से, सीलिया से, लोपोपोडिया से या इनमें से किसी भी से नहीं। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, लोबोपोडिया। अमीबा किससे गति करता है? लोडोपोडिया से गति करता है। आपके लिए एक प्रश्न है, यदि बताइए आपको इसका आंसर मालूम है कि अमीबा शाकाहारी है या मांसाहारी। बताइए, अमीबा शाकाहारी है या मांसाहारी? बताइए।
कमेंट करके। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 24वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सर्वाधिक कैलोरी मिलती है प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से या लगभग सभी से? बताइए कि सर्वाधिक कैलोरी एक प्रकार की ऊर्जा का ही दूसरा रूप है। बताइए कि सर्वाधिक एनर्जी यानी कैलोरी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, वसा से। वसा से सर्वाधिक मात्रा में कैलोरी मिलती है प्रोटीन की अपेक्षा वसा में, या हाइड्रेट्स की अपेक्षा वसा में, यानी इन प्रोटीन और हाइड्रेट्स इन दोनों की अपेक्षा वसा से सर्वाधिक मात्रा में कैलोरी निकलती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला वो 25वें नंबर का प्रश्न है कि प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे मिलता है? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि पेनिसिलिन। जी हाँ दोस्तों, प्रतिजैविक पेनिसिलिन मिलता है पुष्पी पादप से, कवक से, विषाणु से या जीवाणु से? बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे मिलता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, कवक से। इसका राइट आंसर है कवक। पेनिसिलिन प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे मिलता है? कवक से मिलता है। चलिए दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हर रोज़ आपको मिलते रहें। यदि आप अच्छे तरीके से हमारे साथ मिलकर मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, इसलिए आपको भी हमारा सपोर्ट करना है। नमस्कार साथियों, जीके ऑल एग्जाम फाइटर को ज़रूर याद रखिएगा।